सोचिए क्या हो अगर पता चले कि हमारी पृथ्वी पर मौजूद लगभग सारा पानी हमारे किसी काम का ही नहीं है। तो आज हम पानी की इसी अविश्वसनीय यात्रा पर निकलने वाले हैं और ये जानेंगे कि कैसे पानी की बस कुछ बूंदें हमारे पूरे ग्रह की जलवायु को चलाती हैं। हम सब पृथ्वी को नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट कहते हैं, है ना? ऐसा लगता है मानो ये पूरा का पूरा पानी में ही तैर रहा हो। लेकिन ये तस्वीर थोड़ी धोखा देने वाली है। असली सवाल तो ये है कि इस नीले रंग का कितना हिस्सा हम सच में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका जवाब आपको यकीनन चौंका देगा। जरा इस ग्राफिक पर गौर कीजिए। पहली नजर में हर तरफ पानी ही पानी है, लेकिन अब अपना ध्यान उस नन्ही सी नीली पट्टी पर ले जाइए जिस पर लिखा है ताज़ा पानी। मतलब लगभग वो सब कुछ जो यहाँ दिख रहा है वो असल में महासागरों का खारा पानी है। ये ग्राफिक हमारी सोच को एकदम पलट देता है ना? हम एक पानी वाले ग्रह पर तो रहते हैं, लेकिन सच कहें तो पीने लायक पानी के एक रेगिस्तान में। सिर्फ 3%, बस इतना ही। इस पूरे ग्रह के कुल पानी का सिर्फ इतना छोटा सा हिस्सा ही ताज़ा पानी है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कि पानी की 100 बोतलें हैं, तो उनमें से सिर्फ 3 ही पीने लायक हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। और अब असली हकीकत सामने आती है। याद है वो 3 बोतलें? उनमें से भी ज्यादातर पानी या तो बर्फ के रूप में जमा है या फिर जमीन के बहुत नीचे है। हमारे लिए जो आसानी से मौजूद है वो है ये छोटी सी संख्या, सिर्फ 0.3%। सोचिए, जमीन पर मौजूद सारा जीवन महासागर जितने विशाल पानी में से बस इसी एक बूंद पर टिका है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये पानी कितना ज्यादा कीमती है, तो चलिए पानी की एक बूंद के साथ उसके एक महाकाव्य जैसे सफर पर चलते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जिसे जल चक्र कहते हैं, एक ऐसा चक्र जो कभी खत्म नहीं होता और हमारे ग्रह को जिंदा रखता है। इस पूरी व्यवस्था का दिल समझिए बस यही एक विचार है। दूसरे रिसोर्सेज की तरह पानी कभी सच में खत्म नहीं होता, ये सिर्फ अपना रूप बदलता है। लिक्विड से गैस, महासागर से बादल और फिर वापस जमीन पर। ये कुदरत का सबसे बेहतरीन रिसाइकलिंग सिस्टम है। ये रहा हमारी यात्रा का रोड मैप। हो सकता है ये डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, पर इसकी कहानी बहुत ही सिंपल है। पानी लगातार महासागर, वायुमंडल और जमीन के बीच बस घूमता रहता है। तो चलिए अपनी यात्रा वहीं से शुरू करते हैं जहां से सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है, यानी सूरज से। सब कुछ सूरज की ताकत से शुरू होता है। ये एक बहुत बड़े इंजन की तरह काम करता है जो सतह के पानी को गर्म करके उसे एक अदृश्य भाप में बदल देता है, और ये भाप आसमान की ओर उड़ती है। बस यही है इवेपोरेशन, यानी वाष्पीकरण, पानी का वायुमंडल में जाने वाला एक शानदार एलिवेटर। अब जैसे ही ये भाप ऊपर उठती है, ये ठंडी हवा से मिलती है और फिर कुछ कमाल होता है। ये वापस पानी की नन्ही नन्ही बूंदों में बदल जाती हैं। ये बूंदें हवा में मौजूद धूल के छोटे छोटे कणों से चिपक जाती हैं और साथ मिलकर उन्हीं बादलों को बनाती हैं जिन्हें हम रोज आसमान में देखते हैं। अब इन बादलों के अंदर ये बूंदें आपस में जुड़कर बड़ी और भारी होती जाती हैं, और आखिरकार वो इतनी भारी हो जाती हैं कि ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण जीत जाता है और वो बारिश, बर्फ या ओलों के रूप में धरती पर वापस गिरती हैं। समझिए, पानी की घर वापसी हो जाती है। धरती पर वापस आने के बाद पानी का रास्ता 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। कुछ पानी तो जमीन की सतह पर बहकर हमारी नदियों और झीलों को भरता है, इसे कहते हैं रन ऑफ, और कुछ हिस्सा जमीन में गहराई तक रिस जाता है और जमीन के नीचे के पानी के भंडारों को फिर से भरता है। लेकिन रास्ता चाहे कोई भी हो, आखिरकार सारे रास्ते वापस महासागर की ओर ही जाते हैं ताकि ये सफर फिर से शुरू हो सके। लेकिन पानी का महासागर में लौटना सफर का अंत नहीं है, बल्कि ये तो एक नए चैप्टर की शुरुआत है। सतह के नीचे एक पूरी छिपी हुई दुनिया है, लेयर्स की, करंट्स की और ऐसी ताकतों की दुनिया जो हमारे मौसम को बहुत गहरे तरीकों से प्रभावित करती है। ये ग्राफ महासागर के बारे में एक बड़ी हैरान करने वाली सच्चाई बताता है। वो ये कि महासागर पानी का एक जैसा भंडार नहीं है। जरा ध्यान दीजिए कि कैसे टेम्परेचर, जो इस लाइन से दिखाया गया है, सतह पर गर्म है और फिर जैसे जैसे हम गहरे जाते हैं ये तेजी से गिरता है। महासागर समझिए एक लेयर्ड केक की तरह है जिसमें टेम्परेचर ही उसकी लेयर्स तय करता है। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। सबसे ऊपर है सूरज की रोशनी से गर्म हुई सरफेस लेयर,
सबसे नीचे है एकदम बर्फीली, अंधेरी, गहरी दुनिया, और इन दोनों के बीच है एक बहुत जरूरी जोन जिसे कहते हैं थर्मोक्लाइन। ये एक तेज ढलान है जहाँ टेम्परेचर अचानक से गिर जाता है। ये लेयर एक बैरियर की तरह काम करती है जो महासागर की ऊपरी और निचली दुनिया को एक दूसरे से अलग करती है। पर रुकिए, इस कहानी में एक और जरूरी किरदार भी है। सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं है जो महासागर की गति को कंट्रोल करता है, बल्कि इसमें घुला हुआ नमक भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसे हम कहते हैं सैलिनिटी, यानी लवणता, मतलब पानी कितना खारा है। और यहीं पर बात बहुत जरूरी हो जाती है। नमक जो है वो पानी को ज्यादा घना और भारी बनाता है, तो टेम्परेचर के साथ मिलकर सैलिनिटी ही पानी की डेंसिटी तय करती है। और महासागर में भारी पानी नीचे डूबता है जबकि हल्का पानी ऊपर उठता है। बस ये सिंपल सी फिजिक्स हमारे ग्रह के सबसे बड़े करंट्स को चलाती है। ये नक्शा हमें दिखाता है कि महासागर का खारापन हर जगह एक जैसा नहीं है। गर्म और सूखी जगहों पर क्या होता है कि ताज़ा पानी तो भाप बनकर उड़ जाता है और नमक पीछे रह जाता है। इससे सतह का पानी बहुत ज्यादा खारा और घना हो जाता है, और यही घना पानी डूबने के लिए तैयार है, जो आगे चलकर ग्लोबल करंट्स को गति देगा। और जैसे टेम्परेचर के लिए थर्मोक्लाइन था, वैसे ही खारेपन में भी गहराई के साथ एक तेज बदलाव आता है, जिसे हैलोक्लाइन कहते हैं। इस ग्राफ को देखिए, साफ दिखता है कि कैसे एक खास गहराई पर खारापन तेजी से बढ़ता है, जो फिर से घनी लेयर्स बनाता है। तो मतलब टेम्परेचर और नमक दोनों ही महासागर की गहराइयों में ये अदृश्य यानी इनविजिबल बाउंड्रीज बनाते हैं। और बस यहीं सब कुछ एक साथ जुड़ जाता है। ठंडा खारा पानी भारी होता है, वो डूबता है। गर्म कम खारा पानी हल्का होता है, वो ऊपर उठता है। ये सिंपल सी ऊपर नीचे की मूवमेंट ही महासागर की धड़कन है, एक विशाल ग्लोबल इंजन जो गर्मी को पूरे ग्रह में घुमाता है, जिसे ग्लोबल ओशन कन्वेयर बेल्ट भी कहते हैं। तो हमने पानी की इस पूरी यात्रा को समझा, एटमॉस्फेयर से लेकर महासागर की गहराइयों तक। लेकिन सवाल ये है कि ये सब हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? तो ये क्यों मायने रखता है? क्योंकि ये साइकिल सिर्फ पानी नहीं घुमाता, ये गर्मी को भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक ले जाकर एक ग्लोबल थर्मोस्टैट की तरह काम करता है। जब पानी भाप बनता है तो ये हवा को साफ करता है, और ये धाराएं जरूरी न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, जिनसे समुद्री जीवन पलता है। सच तो ये है कि इस इंजन के बिना वैसा जीवन मुमकिन ही नहीं होता जैसा हम आज जानते हैं। तो आखिर में ये सवाल हम सबके सामने है। ये विशाल शक्तिशाली इंजन हमारे ग्रह की लाइफलाइन है। एक बदलती हुई दुनिया में ये पक्का करना कि ये सुचारू रूप से चलता रहे, शायद हमारी सबसे जरूरी जिम्मेदारियों में से एक है। एक ऐसा सवाल जिस पे हम सभी को सोचना चाहिए।